Hello guys, this is Ruturaj. We are studying for SCCA law. Today's topic is presenting the bill for payment. To obtain payment of the bill, it must be presented for payment. This means that the holder must present the bill to the drawer or the acceptor on the business day at a reasonable hour. A bill which is not payable on demand must be presented for payment on the date of maturity or on one of the two business days which follows. Means to obtain a payment of bill must be presented for payment. पेमेंट के लिए आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट तो करना ही रहेगा. This means that a holder must present a bill to Trovi or other acceptor on a business day or a reasonable hour. जो भी बिल प्रेजेंट कर रहा है उसको रात को 12 बजे तो बिल प्रेजेंट नहीं कर सकते, या तो फिर बिजनेस डे और एंड एट अ रीजनेबल आवर. मीन्स बिजनेस आवर्स 9 to 5, या फिर जैसे भी जिस भी कंट्री में जो भी टाइम चल रहा हो उसके हिसाब से बिजनेस आवर्स में और रीजनेबल बिजनेस डेज में और रीजनेबल आवर्स में बिल प्रेजेंट करना रहेगा फॉर द पेमेंट ऑफ अ बिल. बिल विच इज नॉट पेएबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी on on one of the two business days which follows, और on one of the two business days which follows. मतलब जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो पेएबल ऑन डिमांड नहीं है. उसको डेट ऑफ मैच्योरिटी और वन ऑफ द टू बिजनेस डेज विच फॉलोज, मतलब उसके 2 दिन के अंदर उसको प्रेजेंट करना चाहिए. A bill which is payable on demand must be presented for payment within year of its date. मतलब कि कोई ऐसा है कि पेएबल ऑन डिमांड है, कोई भी कभी भी बिल लेके जा सकता है और उसको पेमेंट ड्यू हो जाएगा, तो उसको जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट लिखी है उसमें से वहाँ से लेके 1 ईयर तक कभी भी प्रेजेंट करके उसको पेमेंट कलेक्ट कर लेना चाहिए. A bill must be presented for payment at the price of payment specified at the place of payment specified in it. मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी प्लेस लिखा है उस प्लेस पे जाके प्रेजेंट करना है. इफ नो प्लेस ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड, अगर कोई पेमेंट ऑफ प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो एट एड्रेस ऑफ ड्रोवी और एक्सेप्टर इंडिकेट्स इन इट. तो जो भी एड्रेस है ड्रोवी और एक्सेप्टर का उसमें लिखा हुआ वहाँ पे जाके दिखाना है. Or if no place of payment is specified and address of drovey and acceptor is not indicated at the principal's place of business or habitual residence of a drovey or the acceptor. मतलब वो कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसके प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस या फिर जो हैबिचुअल रेसिडेंस है जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना चाहिए. डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. नॉन एक्सेप्टेंस होना मतलब डिसऑनर होना. नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर हो कैसे होगा? अ बिल इज कंसिडर्ड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन acceptance if the drovey upon due presentation expiry, sorry guys, bill is considered to be dishonored by non acceptance if the drovey upon due presentation expressly refuse to accept the bill. डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कब होगा? डिसऑनर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस कब होगा? जब प्रेजेंट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज तभी ड्रोवी ने मना कर दिया, सॉरी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टर उसको बोल सकते हैं. This will also be the cause if acceptance cannot be obtained with reasonable diligence, or if the holder cannot obtain acceptance to which they are entitled under this convention. This will also be case if acceptance cannot be obtained with reasonable diligence, or if the holder cannot obtain the acceptance to which they are entitled under convention. कि जो भी ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा
कि रीजनेबल डिलीजेंस है कोई भी, या फिर होल्डर कैन नॉट ऑब्टेन एक्सेप्टेंस टू विच दे आर एंटाइटल अंडर दिस कन्वेंशन। ये कन्वेंशन के हिसाब से जो भी होल्डर है वो एंटाइटल नहीं है तो भी वो डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस में गिना जाएगा। The holder may then exercise an immediate right of recourse against the drawer, the endorser and the guarantors। जब भी डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस होता है तो जो भी होल्डर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो रिकॉर्ड्स कर सकता है किसके अगेंस्ट? ड्रोवर, एंडोर्सर एंड उसके गारंटर्स। कोई भी हो, कितनी भी बार एंडोर्स हुआ हो, कितनी भी बार गारंटी दी गई हो, उस सब पे वो इमीडिएट एक्शन ले सकता है। द होल्डर में then claim payment from guarantor of the drawee upon any necessary protest। होल्डर अगर होल्डर ने ये रिक्लेम किया गारंटर से, कब रिक्लेम करेगा? कि जब भी ड्रोवी पेमेंट देने से मना कर देगा तो गारंटर की जवाबदारी रहेगी कि गारंटर कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने तो ये इस पर्सन के लिए गारंटी दी थी, एंडोर्स होने के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो तभी गारंटर वो बोल नहीं सकता। होल्डर गारंटर के पास से पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट। डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट कैसे होगा? A bill is dishonored by non-payment if payment is refused upon presentation, or if the holder cannot obtain the payment to which they are entitled। अगर प्रेजेंटेशन पे पेमेंट देने से मना कर दिया, या तो फिर होल्डर कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट टू विच दे आर एंटाइटल, मतलब होल्डर कैन नॉट ऑब्टेन मतलब जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है वो पेमेंट ऑब्टेन नहीं कर सकता, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब कम अमाउंट या फिर किसी और अमाउंट के लिए जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको भी डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट बोलेंगे। और दूसरा, इफ प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट इज डिस्पेंस्ड विथ एंड द इंस्ट्रूमेंट इज अनपेड एट मैच्योरिटी। डिस्पेंस का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, कि प्रेजेंटेशन टू पेमेंट इज डिस्पेंस मतलब प्रेजेंटेशन पेमेंट के लिए प्रेजेंटेशन का टाइम खत्म हो गया है, या फिर इंस्ट्रूमेंट इज अनपेड एट मैच्योरिटी। इंस्ट्रूमेंट जब भी अनपेड रहता है मैच्योरिटी पे तो उसको डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट बोलेंगे। इफ अ बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, the holder may, subject to the rules on protest, exercise a right of recourse against the endorser and their guarantors। Dishonored by non-payment, holder may subject to rules on protest same as the dishonor for non-acceptance रहेगा। Protesting the bill of dishonor। If an instrument is dishonored by non-acceptance or by non-payment, the holder may exercise a right of recourse only after the instrument has been protested for dishonor। ये जो राइट है रिकोर्स करने का, जो कि होल्डर ले सकता है किसके अगेंस्ट? जो भी ड्रोवी है और जो भी गारंटर है, तब भी उसका प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर का राइट वो क्लेम कर सकता है। A protest is a statement of dishonor drawn up at the place where the bill has been dishonored and signed and dated by a person authorized in that respect by the law of that place। प्रोटेस्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डिसऑनर ड्रॉन, मतलब ये जो प्रोटेस्ट है क्या है? स्टेटमेंट ऑफ डिसऑनर ड्रॉन, मतलब जो डिसऑनर हुआ है, जो भी ड्रोवी ने डिसऑनर किया है उसका स्टेटमेंट है। एट द प्लेस वेयर बिल हैज बीन डिसऑनर्ड एंड साइंड एंड डेटेड बाय पर्सन ऑथोराइज्ड दैट इन रिस्पेक्ट बाय विच लॉ ऑफ दैट प्लेस। वो साइन किया हुआ है, डेटेड है बाय द पर्सन ऑथोराइज इन दैट रिस्पेक्ट बाय लॉ ऑफ दैट प्लेस, मतलब जो भी प्लेस है वहाँ की प्लेस का जो भी कोई भी पर्सन है उसके द्वारा साइन एंड डेटेड किया हुआ है। स्टेटमेंट
द स्टेटमेंट ऑफ डिसऑनर मस्ट स्पेसिफाई, मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ डिसऑनर का कंटेंट में मस्ट जो भी है स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। टोटल 3 है। पहला, द पर्सन एट whose रिक्वेस्ट द बिल इज प्रोटेस्टेड, किसके रिक्वेस्ट के बिल प्रोटेस्ट हुआ है। द प्लेस ऑफ प्रोटेस्ट, कौन सी जगह पे प्रोटेस्ट हुआ है। द डिमांड मेड एंड द आंसर गिवन, क्या डिमांड किया गया था और उसका क्या आंसर मिला। ये 3 चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ डिसऑनर। Protest for dishonor must be made on the day on which the bill is dishonored or on one of the 4 business days which follows। मतलब ये जो प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर है वो उसी दिन बन जाना चाहिए या तो फिर उसके फॉलोइंग 4 बिजनेस डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफ अ बिल इज नॉट प्रोटेस्टेड, द ड्रोवर, the endorser and their guarantors are not liable on it, but it does not discharge the acceptor or guarantor of the drawee of liability on it। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं बनाया गया तो ड्रोवर, एंडोर्सर एंड देयर गारंटर्स आर नॉट लायबल, पर उसका जो उसने जो डज नॉट डिस्चार्ज द एक्सेप्टर और गारंटर, वो डिस्चार्ज नहीं हो सकते उसकी लायबिलिटी से कि हमें ये पेमेंट देना नहीं है। If a person who is required to give notice of dishonor fails to give it to a party who is entitled to receive it, they are liable for any demand which they which that party must suffer from such a failure। इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। Last topic of this video, the amount payable on the bill. The holder of a bill has the right to be paid. The following key rules are applicable. The holder may exercise their rights on a bill against any one party or several or all parties liable on it, and is not obliged to observe the order in which the party have become bound। The holder may exercise their rights on the bill against on any one party or several or all parties। मतलब जो भी होल्डर है वो किसी भी पार्टी को लायबल ठहरा सकता है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई सिंगल पार्टी नहीं, या फिर सब के सब जो भी एंडोर्सर है, जो भी एक्सेप्टर है, जो भी ड्रॉवी है, वो सबको लायबल ठहरा सकता है। एनी पार्टी who द पेज takes up and pays the bill may exercise their right in same manner against parties liable to them। अगर कोई पार्टी बिल पे कर देता है तो उसके पास सेम राइट आ जाता है कि वो आगे जिससे भी पेमेंट लेना है वहाँ से पेमेंट ले सके। At maturity, the amount payable to the holder is the amount of the instrument with interest, if interest has been stipulated। अगर मैच्योरिटी पे अमाउंट पेएबल होता है तो होल्डर को विथ इंटरेस्ट पेमेंट करना रहेगा। सॉरी, ड्रॉवी को या फिर तो फिर एक्सेप्टर को विथ इंटरेस्ट पेमेंट उसका करना रहेगा। इंटरेस्ट इज ओनली पेएबल अप टू द मैच्योरिटी डेट एंड a deduction of interest can be made if the bill is presented before the maturity। अगर मेच्योरिटी डेट तक वो रुक जाता है तो उसको विथ इंटरेस्ट जो भी मेंशन है बिल ऑफ एक्सचेंज में वो विथ इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। अगर कोई भी ड्रॉवी पहले विड्रॉ करने जाता है या तो फिर प्रेजेंट करता है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मेंशन है वो डिडक्ट होगा। An instrument must be paid in the currency in which sum payable in expressed। मतलब अगर डॉलर में पेमेंट है, पाउंड में पेमेंट है, यूरो में पेमेंट है, येन में पेमेंट है, आईएनआर में पेमेंट है, तो
जो भी इंस्ट्रूमेंट में लिखा है कि इस करेंसी में पेमेंट होना चाहिए तो उसी करेंसी में पेमेंट होना चाहिए, ना कि दूसरी कोई भी करेंसी चलेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।